नमस्कार, सिटी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन। खबरों की शुरुआत भूकंप की खबर से करते हैं, क्योंकि 9:08 पर दिल्ली एनसीआर के इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जगह जगह पर ये झटके महसूस किए गए और इस भूकंप के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और इसकी तीव्रता बताई जा रही है कि 4.6 की रही और भूकंप का केंद्र हरियाणा के रोहतक के पास बताया जा रहा है। कई सेकंड के ये झटके थे जो कि महसूस किए गए अलग अलग जगहों में, दिल्ली के आसपास के शहरों में भी। और कुछ तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लोगों में एक घबराहट का माहौल उस वक्त हो गया जब ये झटके दिल्ली में महसूस किए गए। रोहतक की तस्वीर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, जहां पर लोग घरों से बाहर निकल आए। रोहतक इस भूकंप का केंद्र था जहां पर ये भूकंप की शुरुआत हुई, कह सकते हैं आप। और दिल्ली के आसपास के इलाकों में ये झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं। एक खतरे की बात नजर आ रही है, क्योंकि पिछले कुछ ही वक्त में काफी बार ये भूकंप देखने को हमें मिल चुका है। और अब जब ये भूकंप आया तो एक डर का माहौल लोगों के मन में यहां पर नजर आया। और कुछ और खबरों के बारे में बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर साफ अब दिखाई दे रहा है। विकास दर 11 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। बीते वित्त वर्ष 2019-20 में विकास दर 4.2% की रही और चौथी तिमाही में यह दर 3.1% हो गई है। अगर 2018-19 की बात करें तो यह दर 6.1% थी। पिछले 11 सालों में विकास दर अब तक के सबसे निचले पायदान पर है। नोएडा और गाजियाबाद के बाद अब हरियाणा ने भी दिल्ली के साथ कोरोना के चलते सभी बॉर्डर को सील कर दिया है। इसी वजह से शुक्रवार सुबह दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर कई घंटों का जाम लगा। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट आप देखिए। कोरोना के खौफ ने दिल्ली एनसीआर से जैसे एनसीआर को काट दिया है। हरियाणा और यूपी सरकार ने दिल्ली से लगी अपनी सीमाएं सील कर दी हैं। गुरुवार को गुड़गांव पुलिस पैदल और साइकिल से गुरुग्राम काम करने जाने वालों को रोकती रही। कारण नहीं बता रहे, जबकि हमारे पास है सर। हरियाणा सरकार द्वारा वैलिड साइकिल से आपके पास? नहीं सर, पैदल है। पैदल थे, पैदल जाने नहीं दे रहे सर। वही तो रेगुलर जबकि हम जाते क्या कह रहे हैं लोग? कोई कारण ही नहीं बता रहे सर कार्ड मेरे पास। अच्छा, आपके पास मूवमेंट पास भी है तब भी नहीं जाने दे रहे? नहीं जाने दे रहे। जब मीडिया में पैदल और साइकिल से जा रहे मजदूरों को रोके जाने की खबर चली तो गुरुग्राम पुलिस ने अचानक पूरा बॉर्डर सील कर दिया, जिसके बाद कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। लोगों को वापस भेजा जाने लगा। सर डेली ऑफिस जाने वाले हैं, बैंक में जो हम करते हैं एनसीसी सर्विस है। पिछले 1.5 महीने से हम लोग सिर्फ 20 दिन बैंक गए होंगे, बाकी दिन सब बैंक बंद पड़ा हुआ है। अगर आप लोग बैंक नहीं जा पाएंगे तो क्या समस्या होगी आपको? क्या समस्या? सर सैलरी नहीं मिलेगी ना, ऑब्वियसली सैलरी कट रही है। दरअसल हरियाणा को लगता है कि दिल्ली से कोरोना गुरुग्राम और फरीदाबाद पहुंच रहा है। मैंने सुबह आदेश जारी किए हैं कि दिल्ली के साथ लगते जिलों की बॉर्डर्स पर बिल्कुल भी ढिलाई ना की जाए, क्योंकि रोज 30-30, 40-40 गुड़गांव में बढ़ रहे हैं, 25-25, 30-30 फरीदाबाद में बढ़ रहे हैं। हमारे जितने कोरोना के केस हैं 80% उन जिलों से हैं जो जिले दिल्ली के साथ सटे हुए हैं। तो इसलिए दिल्ली के साथ हम अपनी बॉर्डर पूरी तरह से सील करके रखें। दिल्ली सरकार ने भी पड़ोसी राज्यों पर तेवर तल्ख किए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है कि बॉर्डर सील करने से आर्थिक संकट गहराएगा। केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी करी जिसमें इंटरस्टेट मूवमेंट पर जो प्रतिबंध लगा था उसे हटाया। तो फिर न जाने क्यों इस प्रकार से। और सबसे अहम बात यह है कि आप इस एनसीआर रीजन को अलग अलग भागों में नहीं बांट सकते। ये एक इंटीग्रेटेड लैंड है। आज साइकिल में भी जो लोग मजदूर बेचारे काम करने जाते हैं, जो बॉर्डर पे रहते हैं, दिल्ली की तरफ रहते हैं और हरियाणा में जाकर, गुड़गांव में जाकर फैक्ट्री में काम करते हैं, कोई वेंटिलेटर बनाने की फैक्ट्री में काम करता है, कोई पीपीई किट बनाने की फैक्ट्री में काम करता है, कोई मास्क बनाने की फैक्ट्री में काम करता है, आपने उसको भी रोक दिया। कल हरियाणा में गुड़गांव शहर में अकेले 68 कोरोना के मामले सामने आए थे और जिस वजह से सरकार ने अब सारे बॉर्डर सील कर दिए हैं। देखना यह होगा क्या दिल्ली से बॉर्डर सील कर देने पर कोरोना के मरीज, कोरोना की जो संख्या है पेशेंट्स की, वो क्या हरियाणा में रुक जाएगी? सबसे बड़ा सवाल यही है। दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर से एन रवि के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने एक अहम फैसला लिया है।
प्राइवेट अस्पतालों में बेड की उपलब्धता बढ़ाने के लिए दिल्ली के 5 होटलों को 5 प्राइवेट अस्पतालों के साथ अटैच किया गया है। यानी ये 5 होटल एक तरह से मौजूदा प्राइवेट हॉस्पिटल का अब हिस्सा होंगे। इस पर ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी शरद शर्मा दे रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों में बेड्स की उपलब्धता बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। वो ये है कि दिल्ली के 5 होटलों को, 5 बड़े होटलों को 5 बड़े निजी अस्पतालों के साथ जोड़ दिया गया है। यानी कि अब ये जो 5 बड़े होटल हैं, ये 5 निजी अस्पतालों का एक्सटेंशन होंगे। ये हैं ओखला फेस 1 का होटल क्राउन प्लाजा अब बत्रा हॉस्पिटल का हिस्सा होगा। होटल सूर्या न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी को जोड़ दिया गया है इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के साथ। होटल सिद्धार्थ राजेंद्र प्लेस को जोड़ दिया गया है डॉक्टर BL कपूर मेमोरियल हॉस्पिटल के साथ। होटल जीवितेश पूसा रोड को सर गंगाराम सिटी हॉस्पिटल के साथ जोड़ दिया गया है। और होटल शेरेटन साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर में है ये, इसको मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत के साथ जोड़ दिया गया है। इसमें जो होटल का किराया होगा, जो रूम का किराया होगा, वो ये होगा कि जो 5 सितारा होटल है उसमें अधिकतम 5,000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का किराया होगा। और अगर 3 और 4 स्टार होटल हैं तो 4,000 रुपए अधिकतम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का किराया होगा। इसके अलावा जो अस्पताल हैं, जो वो अपनी सेवाएं देंगे डॉक्टर नर्स की, उसके लिए 5,000 रुपए प्रतिदिन से ज्यादा अस्पताल चार्ज नहीं कर सकते। और अगर ऑक्सीजन सपोर्ट अस्पताल होटल में प्रोवाइड करता है तो 2,000 रुपए प्रति बेड प्रतिदिन का जो चार्ज है वो हॉस्पिटल ले सकता है। लॉकडाउन 4 खत्म होने में महज 2 दिन बाकी हैं, पर मजदूरों के पलायन का सिलसिला अभी भी जारी है। गुजरात के सूरत से अब तक कई लोग पलायन कर चुके हैं। प्रवासी मजदूरों की बस्ती खाली नजर आ रही है। बिहार के रणजीत सिंह और साहिब मियां मोबाइल पर गाना सुनकर अपना वक्त काट रहे हैं। ये दोनों सूरत में गोडादरा इलाके में पिछले 3 सालों से किराए के रूम में रह रहे हैं, पर अब इनका मन नहीं लग रहा है। अगल बगल के अधिकांश किराएदार रूम छोड़ अपने गांव, यूपी, बिहार और उड़ीसा जा चुके हैं। हर 10 में से 9 कमरों पर ताले हैं। कोई है नहीं, आजू बाजू में कोई नहीं है। कुछ लोग चले गए, जितना यूपी वाले भैया था। यहाँ पे पहले 2,500 से 3,000 लोग बसते थे। पूरे भाड़ुत लोग हैं, पूरे मिल का कंपनी वाले सब वर्कर रहते थे। अभी जब से धीरे धीरे ट्रेन की शुरुआत हुई, सब 10, 20, 100, 50 करके कुछ पैदल निकल गए, कुछ मोटरसाइकिल से। सूरत में 17 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर, कपड़ा और सौराष्ट्र के हीरा उद्योग में 7 लाख से ज्यादा कारीगर काम कर रहे हैं। कोरोना के कारण काम धंधे बंद हैं। ज्यादातर मजदूरों के वापस अपने घर लौट जाने से सन्नाटा पसर गया है। वर्तमान में 50, 60, 70 रूम में वही लगभग 2-3 आदमी बचे हैं रूमों में। बाकी पब्लिक यहाँ कोई नहीं है। हम लोगों का धंधा था तो बंद हो गया है और हिसाब से हम लोग अभी केवल मकान मालिक बचे हैं सब मिला करके। लोग खूब यहाँ पे लोग चले गए हैं। अभी लगभग 80% लोग हमारे रूम से चले गए। अभी थोड़े बहुत जो बाकी है वो भी कुछ दिन में चले जाएंगे। सूरत से सौराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में 10,000 से भी ज्यादा बसों के जरिए 5 लाख प्रवासी मजदूर वापस अपने अपने घर जा चुके हैं। सूरत से उत्तर प्रदेश के लिए 234 और बिहार के लिए 109 ट्रेनें चल चुकी हैं। करीब 5.5 लाख मजदूर ट्रेन से वापस चले गए। ओडिशा के लिए सूरत से 62 ट्रेनें चलीं। इन ट्रेनों और बसों से करीब 3 लाख मजदूर वापस अपने घर जा चुके हैं। राजस्थान के 1.5 लाख और झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को मिलाकर 2.5 लाख मजदूर सूरत से जा चुके हैं। कुल मिलाकर करीब 17 लाख मजदूर सूरत छोड़ चुके हैं। लॉकडाउन के चलते प्रवासी मजदूर हो या हीरा कारीगर, हर किसी की लाचारी, बेबसी और भुखमरी ने उन्हें शहर छोड़ अपने गांव जाने पर मजबूर किया। ऐसे में अब इनकी गैर मौजूदगी का खामियाजा शहर के उद्योग को उठाना पड़ेगा। सूरत से मनीष पानवाला की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। सिटी सेंटर में यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए भारत में अब खेलों को शुरू करने की कोशिश।
कोरोना के कहर की वजह से 3 महीने पहले लॉकडाउन किया गया तो खेलों की दुनिया पर भी ताले लग गए, मगर एक बार फिर यूरोप और भारत में खेलों की शुरुआत की कोशिश की जा रही है। बहुत सावधानियों के साथ भारतीय खेलों के मैदान पर फिर से शुरुआत करने की कोशिश तो की गई है, लेकिन सिर्फ कुछ नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स के कुछ नॉन एलीट एथलीट ही इन खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। इस वक्त मीडिया को स्टेडियम के अंदर जाने की इजाजत नहीं है, फिर भी हम कुछ तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे। बैडमिंटन और टेनिस कोर्ट की ये तस्वीरें पटियाला के साई सेंटर की हैं। नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के नियमों के साथ ये खेल तो शुरू हुए हैं, लेकिन अभी सब कुछ प्रयोग जैसा ही लग रहा है। ये प्रयोग कामयाब होंगे तभी ये मैदान पूरी तरह खुल सकेंगे। आज कोई भी नहीं था, मैं अकेली थी। तो आप 3 महीने बाद आ रही हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल। तो रिदम तो एकदम टूट गया होगा। हाँ बिल्कुल, बहुत खराब। तो आप चाह रहे हैं कि गेम शुरू हो? बिल्कुल। और कोई प्लेयर है नहीं? कोई भी प्लेयर नहीं है, कोई प्रैक्टिस कराने के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है। बेसिकली बैठे बैठे बस होम वर्कआउट कर रहे थे। अब यहाँ आए हैं स्टेडियम, घर बैठे बैठे कितना वर्कआउट कर लेंगे। तो फिर से लगता है शुरू करना पड़ेगा जीरो से, सब कुछ जीरो से ही करना पड़ेगा पूरा। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के इंतजाम किए गए हैं। खिलाड़ियों को मैदान पर आने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ये खिलाड़ी कहते हैं कि इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था, मगर यहाँ गेट पर इनका नाम रजिस्टर में दर्ज नहीं है। आज पहले दिन आए, लेकिन पहले दिन आपको नहीं मिला। हाँ, अभी हमारी एप्लीकेशन होल्ड पे है। जो पहले अप्लाई करते हैं उन्हें पहले मिला चांस आने का 20 प्लेयर्स का, और उन्होंने अपना हो गया उनका। तो अगर जो वो कंटिन्यू 3 डेज आते हैं तो फिर वो रेगुलर रहेंगे। यहाँ पे आके पता लगा हमारा लिस्ट में नाम ही नहीं है। अगर हमने लिस्ट भरी हुई थी बट उसमें नाम नहीं था। वैसे फिलहाल अभी सब कुछ एक अनुमान और उम्मीद के आधार पर ही किया जा रहा है। शायद कोरोना के साथ ही खेल के मैदानों को भी आदत डाल लेनी होगी, लेकिन इन खेल के मैदानों को पूरे एक्शन में देखने के लिए लंबा वक्त लग सकता है। दिल्ली से विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया।